कहा जाता है कि एक नारी के बिना दुनिया की हर काम अधूरे होते हैं। नारी सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है जो ना सिर्फ कुल आगे बढ़ाती है बल्कि समाज से बुराइयों को खत्म करने की क्षमता रखती है। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है दर्शना विक्रम जरदोश जो कि सूरत गुजरात से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनके जीवन के अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। दर्शना जरदोश एक राजनीतिज्ञ हैं जो लोकसभा सदस्य के रूप में सूरत गुजरात का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1988 से। 2014 में दर्शना जरदोश मतों के ऐतिहासिक अंतर से 16वीं लोकसभा के लिए चुनकर आईं। 2019 में भी भारी मतों के साथ 7वीं लोकसभा के लिए विजयी हुईं। दर्शना जरदोश का जन्म 21 जनवरी 1961 में सूरत गुजरात में हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत गुजरात से प्राप्त की। साथ ही NIIT राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से की। दर्शना जरदोश एक अच्छी नृत्यांगना और फोटोग्राफर भी हैं। इन्होंने अपनी हर भूमिका को बखूबी निभाया है। तो देखा आपने दर्शना विक्रम जरदोश के अब तक के सफर के बारे में। और भी कई सारी बातें हैं जो दुनिया को बताना है, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी यात्रा के कुछ दिलचस्प बातें। नमस्कार दर्शना बेन। नमस्ते। सबसे पहले तो बचपन के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके बचपन में आपने पढ़ाई खूब की, कंप्यूटर साइंस भी किया, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज। आप राजनीति में क्यों आए? मैं एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की हूँ। बचपन से हम लोगों को बेटों की तरह ही पाला। हम कजिन सिस्टर्स 5 थे और हमारे बीच में एक ही ब्रदर था। फिर भी पापा ने हम लोगों को बचपन से छोटे छोटे कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने के लिए भेजे और वहाँ पे जो भी हम लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह करते थे उसमें हमें पॉकेट मनी मिल जाती थी। तो स्कूल से मेरा कैरियर बहुत अच्छा रहा। GS भी रही, कॉलेज में गई, वहाँ भी ये लीडरशिप वाले मेरे जो गुण हैं वो थे। लेकिन राजनीति में आने का कुछ सोचा नहीं था। लेकिन लव मैरिज के बाद जब मेरी माँ जो एक महिला बैंक चला रही थी उसमें कुछ अन्याय हुआ। हाँ। और वहीं से मेरा सफर राजनीतिक शुरू हुआ। तो आपने किया बीकॉम, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फिर कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स किया और उसके बाद राजनीति। उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटी की, जैसे फोटोग्राफी के साथ डांसिंग भी किया, भरतनाट्यम किया, विशारद किया। तो जो सांस्कृतिक जो भी मतलब गतिविधियां थी तो वो बचपन से स्कूल से सीख कर आए थे। और वहाँ से जो स्कूल में पढ़ी थी, को एजुकेशन वाली स्कूल थी, कॉमर्स कॉलेज गई, वहाँ स्कूटर सबसे पहले चलाने वाली सब लड़कियाँ हमारे घर से थी। तो ये मेरा बचपन का ब्रॉटअप बहुत अच्छा रहा। पापा ने बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद में जब मैंने लव मैरिज के लिए उनको पूछा तब भी उन्होंने बोला कि अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो और उसके बाद शादी करना। तो जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ लॉयर फैमिली थी, लेकिन वो लोग जो उनके फोर्थ फादर वगैरह जो थे वो जरदोश मतलब जरदोशी काम करने वाले। अच्छा। तो OBC कम्युनिटी के थे और मैं अनाविल ब्राह्मण की लड़की थी, तो थोड़ी शादी में ये हुआ। हाँ। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा आज मुझे हुआ शादी के बाद। जैसे बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ के घर, पापा के घर और शादी के बाद ससुराल, तो दोनों का जो एडवांटेज मिलता है वो मुझे मिला। जैसे देसाई कम्युनिटी में मोरारजी भाई देसाई जहाँ सूरत से लड़ते थे, तो मेरी माँ के दूर के रिलेटिव्स थे और वो जब चुनाव लड़ने जाते थे तो छोटा सा उसको श्रीफल देने जाते थे। और वहाँ का भी मेरा एक फोटो होगा कि जहाँ मेरे लैब पर कैमरा है। और वहीं से जो इतना ही हम लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरी माता पिता ने
खादी पहनकर 1.25 रुपये में शादी की थी, तो वो बहुत गांधीवादी विचार वाले थे, तो उसी के संस्कार आगे बढ़ते गए। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में जहाँ मैं गई वहाँ पे भी उन्होंने, कोई अहमदाबादी दर्जी थे लेकिन दर्जी का काम नहीं किया था, लेकिन आज वो कम्युनिटी से, दर्जी कम्युनिटी से सबसे पहले महिला सांसद और उनको मिनिस्टर बनाया गया। और ब्राह्मण और ओबीसी, ये कॉम्बिनेशन उन दिनों क्या बहुत रेजिस्टेंस था? हाँ हाँ था, क्योंकि मैं परिवार की बड़ी लड़की थी, तो कजिन सिस्टर्स की शादियाँ भी बाकी थी, तो थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन उनका जो उनके घर का माहौल था, एजुकेशन का, उनके प्रति जो व्यवहार था उनका, जो मेरे जिस तरह से मैंने सोचा, जो सच में अनाविल कम्युनिटी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उससे ज़्यादा मुझे ब्रॉड माइंड वाला मुझे ससुराल मिला, जहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे, जो मेरे शौक के हिसाब से मुझे आगे जाने दिया उन लोगों ने। राजनीति कैसे आया? मेरी माँ ने एक बैंक शुरू की थी और बैंक में कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ झगड़ा हुआ और वहाँ से मेरी सफ़र शुरू हुई, जहाँ हमारे सांसद थे, तो मैं मेरे वार्ड से शुरुआत की, जहाँ मैं थी वहाँ से मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो आप वार्ड से आगे बढ़ी, फिर महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी शहर की, फिर मैं अनकॉन्टेस्टेड सबसे पहली कॉर्पोरेटर बनी, जहाँ मैं उस दिन नरेंद्र भाई का पहला फ़ोन आया था, क्योंकि पूरे गुजरात की महिला कॉर्पोरेटर थी जिसको सुबह टिकट मिला और शाम को मैं जीत गई थी। तो चुनाव में कभी गई नहीं, चुनाव सबसे पहले 2009 में मैंने सांसद का लड़ा। तो कॉर्पोरेशन का सफ़र अच्छा रहा, फिर कॉर्पोरेशन के सफ़र के बाद में 5 साल के बाद में जब लग रहा था मैं मेयर बनूंगी, मैं MLA बनूंगी, तो उस टाइम पे हम लोगों को घर पे बिठा दिया गया, नो रिपीटिशन फॉर्मूला में आगे बढ़ने का मौका हट गया। नरेंद्र भाई ने पूछा भी हम लोगों को एक बार कि क्या आप लोग नाराज नहीं है, लेकिन सच में मेरी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद मैं महिला मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी गुजरात में थी। और जिस तरह से नरेंद्र भाई और आनंदीबेन ने हम लोगों का ब्रॉटअप किया, जिस तरह से हम लोगों का जैसे संस्कार सिंचन किया, ट्रेनिंग मिला, तो 26 जिले और 7 महानगर में महिला सम्मेलन, जो 1 लाख से 1.5 लाख की महिलाओं के बीच का था, वो करते करते हम लोग जब 2009 तक पहुंचे, तब हम लोगों को ये इलेक्शन वाली प्रोसेस में डाला था कि तो आपको पता चला कि कैसे है। तो मैं सक्षम हो गए? नहीं, मैं पास वाले एरिया में गई थी कि जहां मैं जो लोग कॉर्पोरेशन सांसद के चुनाव के लिए अपना जो कर रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है, तो मैं भरूच में थी और भरूच में चुनाव लड़ते लड़ते मुझे सूरत का टिकट मिल गया। जिस दिन टिकट मिला उस दिन सबसे पहले रोना आ गया, क्योंकि सोचा था कि मैं MLA तक जाऊंगी, गुजरात तक सोचा था, वहाँ मैं स्कूल बोर्ड में भी रही, वहाँ मैं एक बोर्ड में भी रही, वहाँ तो आगे दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली मैंने देखा नहीं था। हाँ। तो सबसे पहले 2009 में चुनाव के बाद में आपका पहला चुनाव था। दर्शना बेन, 30 साल कोई महिला को राजनीति में रहना बहुत लंबा समय है, और कभी कभी हमने देखा है कि महिलाओं को पुरुष से ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। आप जब इलेक्शन लड़े 2014 में, आपको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, 5,33,000, मीनिंग पूरे देश में कोई महिला नहीं थी जो आपके करीब भी आ सके जीत में। नहीं, 2009 में मैं 75,000 वोटों से जीती, और 2014 में जब हम लोगों ने ये सफ़र तय किया, तब उसके बाद में ये लोगों के बीच में जाना, उनके साथ में जो नरेंद्र भाई की सोच थी, किस तरह से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद में ये हुआ। और उस टाइम पे ये सपोर्ट भी मिला कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना था। तो गुजरात के लोग और सूरत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उनको, जैसे हर 100 में से 75 वोट बीजेपी को मिला, तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है हम लोगों का। और वहाँ से ये 2014 और फिर 2009 में भी 76% तक मेरा वोट शेयर रहा। लेकिन 2014 में 5,33,000 और फिर 2019 में 76% वोट शेयर लेना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार एक एंटी इनकम्बेंसी भी आता है जो आपके क्षेत्र में नहीं आया, और सूरत के लोग ने आपको ही चुना हर बार। नहीं, आता है, जैसे विधानसभा चुनाव में हमें संघर्ष करना पड़ता है। आपने जैसे पूछा महिलाओं का संघर्ष, तो मैं इतना अपने आप को लकी मानती हूँ कि आनंदीबेन और नरेंद्र भाई के साथ में जो ट्रेनिंग हुई, तो हम लोगों को कंफर्ट जोन ज़्यादा मिला गुजरात में। जिस तरह से उनकी सोच थी कि पेंडिंग इश्यूज ऑफ द स्टेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने अच्छे से उनका कनेक्ट किया। जो हम लोग संसद में आते थे, तो बाकी गुजरात से सिवाय और स्टेट के लोग को लगता था कि अच्छा
नरेंद्र भाई ने इतना तैयार करके भेजा, तो हमें 2009 में यहाँ के क्या करना था वो भी एकदम क्लियर था। 2014 के बाद में उनको देख देख के आगे बढ़ना था। तो ये संघर्ष तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि पुरुष प्रधान समाज में जो आपको, मुझे और कोई भी फील्ड की महिला को जो संघर्ष करना पड़ता है वो आता है, लेकिन हम लोग उससे बाहर निकल के अपने आप को अगर काम में ज़्यादा अपने डेडिकेट करते हैं तो ये इसमें से बाहर निकल जाते हैं। दर्शना बेन, सूरत के सबसे अहम मुद्दे कौन से हैं और कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि हाँ सही में इससे आपके महिलाओं को फर्क पड़ा है? 2009 में जब मैं चुनाव लड़ी, हम लोग 2 सांसद थे और उस समय पे सबसे बड़ा इश्यू था कनेक्टिविटी का, जो दिल्ली आने के लिए सिर्फ ट्रेन से था, एक ही ट्रेन थी। आज उस सफ़र तय करते करते सूरत का ग्रोथ, जो एक स्टेशन का ग्रोथ 0% से, जो एक ही फ्लाइट थी 3 दिन आती थी, उसके बदले में आज 54 फ्लाइट से और हर देश के हर एक शहर से जो जिसकी कनेक्टिविटी है, तो ये सफलता का ग्राफ रहा। जैसे रेलवे कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, जो जिस तरह से आज मैं रेल मंत्रालय में मैं मंत्री बन के आई हूँ, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला गुजरात का स्टेशन वही है। सबसे ज़्यादा स्टेट से कनेक्ट होने वाला शहर गुजरात है, क्योंकि सूरत है, क्योंकि उनको मिनी भारत कहा जाता है। तो जहाँ बिहार, उड़ीसा, यूपी, सब जगह से, तमिलनाडु से, साउथ से, पंजाब से लोग आते हैं, जिन्होंने जिनकी सबकी कर्मभूमि बनी हुई है। क्योंकि 3 बड़े जो उद्योग है, जरी उद्योग, डायमंड उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग, तो उनके साथ जुड़े हुए इश्यू के लेके हम आगे बढ़े। जब 2014 में नरेंद्र भाई ने जीएसटी डाला, तब वो जो कपड़ा मंत्रालय था जो आज मेरे पास है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन उस समय अरुण जेटली जी ने, पीयूष जी ने, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने उसका हल निकाला, लोगों से बातचीत की। और जिस तरह से नरेंद्र भाई के साथ में गवर्नमेंट ने जो अप्रोच किया है कि अगर कोई भी इश्यू आता है तो उनका बातचीत से हल निकालो और उसका सॉल्यूशन हम ही देंगे। दर्शना बेन, वार्ड में काम करना बिल्कुल अलग होता है और यहाँ दिल्ली में संसद में जब आप कोई भाषण या कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो आप इसका रिसर्च कैसे करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से कोई भी समस्या को लेके यहाँ पे आना है तो उनमें उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको ठीक से अगर समझ ले तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और वार्ड में काम करने से ज़्यादा उसके साथ साथ जब मैं दिल्ली में आई तो 2009 से 12 के बीच में स्मृति जी के साथ और 12 से 14 के बीच में महिला मोर्चा में सरोज जी के साथ, तो 4 साल यहाँ और 6 साल गुजरात में ज़्यादातर मैं महिलाओं से जुड़ी और संगठन से काम किया। तो जो इशू जो उनके पास थे, जो लोगों से कनेक्ट होने की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं समझती थी। गुजरात में और सूरत में भी ऐसा होता था कि जो हम लोगों की इशू है तो मैं वहाँ तक हर एक मेरे क्षेत्र में जाना, उन लोगों के संपर्क में लेना, वो डेली होता था। तो उसके हिसाब से ये चलता रहा। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। दर्शना विक्रम जरदोश से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दर्शना जी, गुजरात एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, विचित्र है एक ढंग से, जहाँ 2 सांसद फिर बढ़ते गए और हर एक महिला जिनको मौका मिला वो जीत के आती है। क्यों? नरेंद्र भाई ने जब पहली बार टिकट दिया ना सबको, तब भी ऐसा था, जहां उनका बेस होता है ना, 7 एमएलए बीजेपी विन होते हैं, वहीं महिला को टिकट देते हैं। किसी भी महिला का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जो अपने अपने क्षेत्र में आगे खुद बढ़ी है, ऐसी महिला को वो आगे लाए। तो जैसे पहली बार 2009 में हमको 3 महिला को टिकट मिला, अध्यक्ष और महामंत्री दोनों को। हमने 100% रिजल्ट दिया, तीनों में से तीनों जीत कर आ गई। फिर वो 4 हुई। जब 2014 में उनको अपनी सीट खाली करनी थी तो उन्होंने एक और ज़्यादा
4 दे दिया तो 5 हुआ। 2019 में हम आगे बढ़ते गए, जिस तरह से वो 2000 में हम 19 में 6 हुए। आज जिस तरह से हुआ कि सबसे ज्यादा महिला मंत्री उन्होंने ही इस बार की मंत्रालय में लिया, जो हर एक कम्युनिटी से थे, हर एक क्षेत्र से, जो अपने अपने फील्ड में और अपने अपने राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी ज्ञाति से जुड़ी थी कि जहां से उनको पहली बार लाया गया। जैसे त्रिपुरा से कोई आई तो पहली बार, मैं गुजरात से जो आई, जो मेरी कम्युनिटी से, वो पहली बार। तो इस तरह का उनका जो फूलों का गुलदस्ता बनाने का जो उनकी सोच है कि हर कम्युनिटी से ही बनता है, तो वो कॉर्पोरेशन में भी तय होता है, वो विधानसभा में भी तय होता है और लोकसभा में भी होता है। और कॉर्पोरेशन का बेस जैसे हमारा पिरामिड होता है ना, जैसे मेरे कॉर्पोरेटर सब चुने हुए हैं, उसके बाद में एमएलए सब चुने हुए हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। जब पहली बार ये हुआ कि 2019 में हम लोगों को 5-6 टिकट कम मिली, तो हम लोगों को ऐसा होता है कि वहाँ हार्डवर्क करना है। जिस तरह से 2012 में हुआ था कि 12 सीटों में से वहाँ कॉर्पोरेशन पे कुछ नहीं था, सबको लग रहा था, राहुल जी ने भी इतना वहाँ आए, सूरत को हम लोगों ने सेंटर बना दिया कि यहाँ से कुछ हमको मसाला मिला, लेकिन फिर भी वो सब लोग गलत निकले। उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि जितने भी उनके लैब से वो हटा के बीजेपी को विन मिल गया। तो हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, ज़्यादातर बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो बीजेपी से जुड़े हैं। तो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स, डायमंड के जो फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल के जो काम करते हैं, महिलाओं को जो मौका मिलता है, उसके लिए क्या आपने एक रूपरेखा बनाया? क्योंकि कनेक्टिविटी तो एक चीज होती है, लेकिन व्यवसाय में लोगों को बहुत हाँ रुचि जी, है। जो ईज ऑफ डूइंग की जो बात होती है, जहाँ पे उनको अच्छा सा माहौल मिले, जैसे कॉरपोरेशन जो अच्छी सुविधा दे रही है, लाइट, रास्ता, गटर, पानी, वो तो है, उसके साथ में 24 घंटे ये सब प्रोवाइड करना, उसको जो बिजनेस को चाहिए, जो पानी चाहिए, जो टेक्सटाइल को चाहिए, वो सब है हमारे यहाँ। टेक्सटाइल पार्क इतने सारे बने हुए हैं, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं पूरे देश का, दुनिया का, कि जो सूरत में ना बनता हो। ये नायलॉन हो, विस्कोस हो, मैनमेड हो, या तो जरी का काम हो, सब यहाँ बनता है। डायमंड की कटिंग पॉलिश 100 में से 19 डायमंड सूरत में बनते हैं। अब उनको ब्रांडिंग पे जाना है। जिस तरह से नरेंद्र भाई की सोच है कि अगर हमको दुनिया को मुट्ठी में करना है तो इंटरनेशनल ब्रांड तक पहुंचना चाहिए, तो ये सोच उन्होंने सूरत के व्यापारियों को दी है। जो उनको लगता है कि ये हमारी सोच कोई पूरी कर सकता है, तो नरेंद्र भाई कर सकते हैं। और दर्शना बेन, अभी आपको एक जिम्मेदारी और, रेलवेज और टेक्सटाइल, इसमें क्या है आपकी भूमिका और कैसे आपके क्षेत्र के लोगों तक आप पहुंचाएंगे आपका काम? 2017 साल के बाद ये मिनिस्ट्री सूरत को मिली है। जब काशीराम भाई राणा थे तब वो थे। मेरी कम्युनिटी जैसे पापा वाली को मोरारजी देसाई के बाद में किसी महिला को यहाँ पे मिला, ओबीसी जो सबसे ज़्यादा है, तो हमारी सब कम्युनिटी, सब लोग इतने खुश है। तो टेक्सटाइल तो मैं पूरे 12 साल करती रही थी, तो ये विषय मेरे लिए नया नहीं है। मैं और उसमें मेरा दे सकती हूँ इनपुट वगैरह, जो जानना है उसका रिजल्ट देना। कल ही हम लोगों ने एक रिजल्ट दिया, जिस तरह से हुआ कि विस्कोस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी डालनी थी, पीयूष जी को जिस तरह से कन्विंस किया, और हम आज वो फेवर में आया सूरत वाले लोगों के। डायमंड का भी ऐसा है, सबसे कोविड के टाइम में, पेंडेमिक टाइम में भी अगर कोई एक बिजनेस चलता था इंटरनेशनल मार्केट में, तो डायमंड वाला चलता था। तो इसका भी ऐसा ही है कि उनको भी बहुत सारा सपोर्ट जो चाहिए वो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी एक्सपोर्ट सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब सूरत में बनने जा रहा है। अगर ये नरेंद्र भाई नहीं लाते, जिसका ओपनिंग करने जा रहे हैं, आज मैं रेलवे मंत्रालय में हूँ, तो रेलवे का पीपीपी का मॉडल, जो सबसे बड़ा सूरत का हब बनने वाला है, जो सबसे, जैसे गांधीनगर में खुला उनके सपनों का स्टेशन, ऐसा सूरत में बनने वाला है। तो जिस तरह से कनेक्टिविटी सिर्फ एयरपोर्ट की नहीं, रेलवे की भी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब बिजनेस को चाहिए, वो सब सूरत में कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तीनों का मेल अच्छा है। दिक्कतें क्या हैं? अब तो ज्यादा नहीं दिख रही है क्योंकि जितनी दिक्कत आती है हम लोग उनको सॉल्व करते जाते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि हम लोगों को 2-3 महीने लगती है कि ये दिक्कत है, बाद में जिस तरह से नरेंद्र भाई ने सरकार में जो अपनी सोच रखी है बातचीत का माध्यम, वो बहुत अच्छा है कि कहीं पे भी जाओ अपने मंत्रालय लगते हैं। जैसे कल नितिन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी कि रोड पे हम लोगों को क्या विजन करना है। सबसे ज्यादा मंत्री इस बार यहाँ से मिले हैं, गृह मंत्रालय अमित जी के पास है। नरेंद्र भाई अपनी खुद की उनकी
की जो सोच होती है कि हर एक क्षेत्र के बारे में उनको कुछ ना कुछ पता होता है, तो हम लोगों को लगता है कि उनका ये मार्गदर्शन जो हम लोगों को मिलता है तो वो चैलेंजेस जैसा लगता नहीं, हमें आसान तरीका लगता है कि विजन क्लियर है हमारे पास। 2024 है, 75 ईयर्स जो हमें आज़ादी के हैं उनकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ नया आइडिया देना है। अभी जैसे हैंडलूम डे आया तो मैं सबको लेके, सभी महिला सांसदों को लेके मैं दिल्ली हाट चली गई कि चलो हमें हैंडलूम को प्रमोट करना है। तो इस तरह से होता है कि कुछ भी बातों में 75 जोड़ के हम लोगों की आज़ादी का अमृत महोत्सव जो तैयार करना है, और 2024 चुनाव से पहले जो ये 2 साल कोविड के हमारे खराब हुए हैं तो उनको डबल गति से आगे बढ़ाना है। हमारे पास 3 साल है, 3 साल में हम लोगों को इतना टारगेट अचीव करना है, वो रेल मंत्रालय में हो या टेक्सटाइल में हो या मेरे शहर के लिए हो, तो हम करेंगे। कौन से महिला से आप स्वयं प्रेरित है, जिनका एक सोच विचार से आप प्रभावित हो या जिनके जिंदगी से आपको प्रेरणा मिलती है, कौन है ये? जिस तरह से बचपन से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले माँ होती है जो हमारी सहेली के रूप में हमारे साथ जुड़ती है। बाद में जब मैं गुजरात में पॉलिटिक्स में आई तो आनंदीबेन जो है तो माँ की भूमिका में वो आगे बढ़ी। दिल्ली में आए तो सुषमा जी थे जो उनका मार्गदर्शन मिलता था 2009 में। 2014 में ये रोल बदल के ऐसा आगे बढ़ा कि स्मृति जी जुड़ गई, उसके बाद में आगे बढ़े तो निर्मला जी जुड़ गई। तो ऐसा होता है। और जब मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ जो फोटोग्राफी करती थी कि राजमाता की खुद फोटो लेने की मुझे वो मौका मिला है। तो ये जो हम लोगों का आइकॉन होता है, हम लोग सोचते हैं वाजपेयी जी का जो आई कॉचिंग फोटो जो फोटोग्राफी के तौर पे मैंने लिया हुआ है वो किसी के पास नहीं होगा। उनकी 75th बर्थडे जो सूरत में सेलिब्रेट करके उनकी केक काटी थी उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास है। नरेंद्र भाई का लुक खुद जो ब्लैक एंड व्हाइट से इतनी व्हाइट वाली जो दाढ़ी तक वो पहुंचे हैं। तो एक बार उनकी बर्थडे के दिन मैंने उनको जो पूरा बना के दिया था तो उनको लगा था मैं ऐसा था। तो मतलब छोटे से नरेंद्र भाई जो हार्डवर्क करने वाले और वहां से आज जो अप टू डेट जो उनके कपड़े रहते हैं, जो सब हम लोग सोचते रहते हैं कि उनकी एक पर्सनालिटी हो गई, तो उनका पूरा ग्राफ फोटोग्राफी के हिसाब से मैंने देखा है। सुषमा जी के साथ ऐसा हुआ था कि एक दिन सुषमा जी और सोनिया जी साथ में थे और दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाला था। ऐसे फोटोग्राफ जो है तो बहुत सारी ऐसे मौके मिले कि जो फोटोग्राफी विजन से जो एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की यहाँ तक पहुंची जिसमें सबका सपोर्ट रहा और उसके साथ में मुझे जो अचीव करना था, मुझे काम करने में मजा आया। तो दर्शना बेन, जो आप राजनीति में नहीं थे, संसद में नहीं बैठे, आज मंत्री नहीं थे, तो आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे? नहीं, फोटोग्राफर तो नहीं बनना था, मैं अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती थी। मैं अच्छा कुक भी कर लेती हूँ। मुझे ऐसा था कि छोटा सा परिवार हो, उसके साथ तो म्यूजिक करती रहती हूँ। ट्रैवलिंग का शौक होता है, जैसे घूमना फिरना परिवार के साथ में, जो अब कम हो गया 2009 के बाद में, फिर भी ये मौके चुरा लेती हूँ। और जब लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, जब 60 के ऊपर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आनंद हम लोगों को मिलता है ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलता है। जिस दिन मेरी शपथ विधि हुई, मेरे परिवार से कोई हाजिर नहीं था, वो लोग 5 दिन के बाद मुझे मिले। तो नहीं, जब मेरे लिए सरप्राइज था जिस दिन मैं मंत्री बनी। हाँ। तो सूरत से तो कोई आ ही नहीं सकता, सब लोग सूरत में थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ अभी 15 अगस्त के बाद जाना है, तो सब लोगों को 5 दिन के बाद ही बुलाया। तो उसके पहले तो मेरा जैसे मंत्रालय में प्रवेश हो गया था, वो सब हो गया था। उसके बाद में परिवार से मिलना हुआ। तो 3 ग्रैंडसन है कि जिसके साथ में उसके साथ खेल के उसके साथ बाद जो 5 साल के हुए हैं, तो उनका ग्रोथ मैंने बहुत कम देखा। लेकिन 2 साल कोविड में उनके साथ रहने का मौका मिल गया और अब लग रहा है कि ये सब वापस दूर चलने लगा है, क्योंकि ये दोनों मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन लास्ट जो पॉइंट हम बोलते हैं कि कुछ विश बाकी रह जाती है कि कुछ बाकी है क्या, तो है ऐसी कि लड़की नहीं है। क्योंकि मेरा ग्रोथ जो हुआ है तो ऐसा हुआ कि मैं पापा की लड़की थी, उसकी लाडली थी, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा मिला। जैसे पुरुष प्रधान समाज में 5 लोग थे जो मेरा कहा मानने वाले थे, डोमिनेटिंग में हो गई थी। पापा, एक ही भैया, हस्बैंड ने कहा माना, दोनों बेटों ने माना। तो अब ऐसा हो गया। लेकिन अब मेरी टीम बड़ी हो गई, 2 बहुएं आ गई है, तो हम लोग 3 हो गए। तो 3-3 का हम लोगों का मेल हो गया। 3 ग्रैंडसन, 3 लेडीज हम लोग घर के, और विक्रम और उसके दोनों साथ आशय और प्रणय। तो पूरा परिवार हम लोग सिमट के रह गए। तो परिवार की खुशी मुझे स्ट्रेन देती है। आप अच्छा गुजराती खाना बनाते हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ। यहाँ पे भी ऐसा है, एक दिन नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री कार्यालय पे बोल दिया था कि महिला
महिलाओं का जब मेल था तब, कि वो अच्छी फोटोग्राफर भी है और आप लोगों को तो खाने बनाने का शौक होगा, खाने का शौक होगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता होगा, तो आप दर्शना जी को बोल दो, वो आपको अच्छा खाना खिलाएंगी। और लोकसभा में भी देखो, हम हर पार्टी के लोग जो गुजरात के खमन होते हैं, मैं यहाँ पे सबको, हम लोग लास्ट बेंचर जो है लोकसभा में सेंट्रल हॉल में ये खाने का कार्यक्रम करता है, मैं, मीनाक्षी, सुप्रिया जी, तो उस समय कोई पार्टी का वो नहीं रहता, मतलब सौगत राय जी भी आके खाना खाते हैं, महुआ भी आती है। तो ये सब हम लोगों का जो खाने की वजह से, सूरत का जमन और काशी का मरण, तो सूरत की खाने की चीज के हिसाब से मुझे कुकिंग का शौक भी है और मैं फूडी भी हूँ थोड़ी। बहुत अच्छा। मोरारजी देसाई और उनका जो लेगेसी रहा, सूरत के प्रति जो आपके निष्ठा के साथ आप काम करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या सूरत की महिलाओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे गुजराती में अपने दर्शकों को? ગુજરાતીમાં તો એવું જ કે મોરારજીભાઈ પછી ભલે હું પહેલી સાંસદ બની છું, પણ નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં એમણે મહિલાઓને જે સશક્તિકરણ આપ્યું છે અને જે મજબૂત બનાવી છે, અને એમની જે સોચ હતી કે તમે સશક્ત હશો તો અન્યાય સહન નહીં કરશો, તો એ સાયકલ સાથે જ ચાલતી હોય છે, એટલે તમે તમારી મનગમતી પ્રવૃત્તિ માટે 1 કલાક જરૂરથી કાઢો અને એમાં તમે એક્સપર્ટ બનો, અને એની સાથે સાથે પરિવારને બગાડ્યા વગર પરિવારનો સાથ લઈને તમે તમારા ફિલ્ડમાં આગળ વધો। आप शायद दर्शनाबेन एक ही मात्र महिला सांसद है जिन्होंने बाइक रैली खूब चलाया इलेक्शन में, और वो फोटो बिल्कुल वायरल हो गया। रैलियां जब भी निकलती है तो कुछ नया करने का हम लोग सोचते हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों को ये आदत है कि सूरत कस्मोपॉलिटन सिटी है, छोटा शहर है, तो वहाँ रास्ते भी छोटे हैं, तो वहाँ बाइक आसान हो जाती है। रूरल में भी ऐसा होता है और लोगों को लगता है कि हमारे बीच हमारे जैसे सांसद है। तो ये बचपन से जो स्कूटर का ट्रेनिंग पापा ने दिया था, तो वो आगे बढ़ा है। तो अच्छी इसमें पॉलिटिकली भी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अंत में दर्शनाबेन, जो संदेश आप उन महिलाओं को देना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, नेत्री का लक्ष्य है कि महिला सांसद और उनकी कहानियां के साथ जो संघर्ष से प्रेरणा मिलती है, उनके प्रति आप क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन संघर्ष सबके लिए है, जैसे मेरे लिए है, शाइना जी के लिए है और आप सबके लिए भी है। लेकिन अगर हम लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई की पूरी कार्यशैली देखेंगे तो उनसे हमें पता चलेगा कि कितने घंटे काम करना, अपना फोकस क्लियर रखना, अपना विजन क्लियर रखना और हमारे देश के लिए कुछ भी करना, और हमको इसमें किस तरह से जुड़ना है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर सकते हैं, तो वो करने का थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। तो ये थी दर्शना विक्रम जरदोश की कहानी। आम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश सही मायने में शक्तिशाली और विकसित देश बन पाएगा। आज शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।